हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो क्लास आप 10 में भी पढ़े होंगे, जिसका नाम है सोलेनोइड। सोलेनोइड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिनालिका। आप लोग नाम सुने होंगे इसका, परिनालिका। आज दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक को जानेंगे कि सोलेनोइड क्या है, परिनालिका क्या है। दोस्तों पिछले क्लास में हम आप लोग को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में बताए थे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को प्रूव भी किए थे दोस्तों, है ना। और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान था दोस्तों। आज हम आप लोग को प्रूव करने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिसका नाम है सोलेनोइड परिनालिका। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अनुप्रयोग, ठीक ना। तो आज पहले छोटा टॉपिक जान ले परिनालिका, उसके बाद जानेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अनुप्रयोग। तो परिनालिका के बारे में क्लास 10 में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक ना। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं परिनालिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलेनोइड्स, ठीक ना। परिनालिका बोलिए या इसका एक पूरा नाम बोलिए टोरॉइडी परिनालिका, टोरॉइडल परिनालिका, है ना। तो दोस्तों नाम एक ही है, परिनालिका ही आप बोल सकते हैं इसको। अच्छा, नाम से इसका डिफिनेशन है दोस्तों, आप समझिए इसको। परिनालिका, परि का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर। और नलिका तो आप समझ ही रहे हैं, नली, ट्यूब, है ना। तो यही एक प्रकार का हुआ सॉलिड, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोलिनोइड्स। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों और लिखेंगे भी, समझेंगे भी कि परिनालिका है क्या, उसके बारे में विस्तृत नॉलेज हम लोग लेंगे दोस्तों। परिनालिका के बारे में कि परिनालिका कहते किसे हैं, है ना। उसके बाद हम आप लोग को 3 टॉपिक भी लिखाए थे कल, है ना, पिछले वीडियो में। तो वो भी हम आप लोग को थोड़ा समझा देंगे, तब हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो जानते हैं पहले परिनालिका के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि परिनालिका एक प्रकार की व्यवस्था है ना। मतलब कि इट इज ए सिस्टम। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि परिनालिका जो है वो एक प्रकार की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो लोहे का एक नली लिया जाता है दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात को। लोहे का एक नली लिया जाता है और उस पर तांबे के मोटे तार को सटा सटा कर लपेट दिया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और इस व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं परिनालिका। मतलब दोस्तों यदि आपसे कोई पूछा कि भाई परिनालिका है क्या, तो यदि आपको नहीं भी याद है तो एक सामान्य भाषा आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि भाई एक लोहे का एक बेलनाकार सतह लिया गया, तो खोखला लोहा लिया गया जो जिसकी आकृति बेलनाकार है, और उसके ऊपर तांबे के तार को बिल्कुल नजदीक से सटा सटा करके लपेट दिया गया दोस्तों, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं परिनालिका। जस्ट लाइक आप फिगर देख सकते हैं, देखिए फिगर दोस्तों, देखिए ये लोहे का बेलनाकार दोस्तों पाइप है, नली है ना। किस चीज का है दोस्तों, लोहे का। आकृति कैसा है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल है दोस्तों। अब इसमें क्या किया गया, तांबे के मोटे तार को, देखिए कितना सिंपल है। इसमें तांबे के मोटे तार को बिल्कुल सटा सटा करके नजदीक नजदीक करके एकदम, है ना, लपेट दिया गया है दोस्तों, है ना। तो ये बात दिमाग में बैठ चुका है आपको कि यदि आपसे कोई पूछे परिनालिका किस चीज का बना होता है, तो आप कहिएगा एक खोखले लोहे का एक बेलनाकार आवरण लिया जाता है और जिसके ऊपर तांबे के मोटे तार को बिल्कुल सटा सटा करके लपेट दिया जाता है ना। और इसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा। धारा ना भी बोले तो इतना ही बोल दे, तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका, है ना। ये एक परिनालिका बन गया व्यवस्था, ये एक परिनालिका व्यवस्था बन गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ खास गुण है ना। तो पहले हम गुणों की चर्चा कर लें आपके सामने कि इसका क्या क्या खास गुण है। पहला दोस्तों कि परिनालिका के अक्ष पर
ध्यान से हम जो बोले आप सुनना है। आज का काम लिखने का कम और सुनने का ज्यादा है, समझने का ज्यादा है ना। पहले हम आपको इसके बारे में 7-8 लाइन 9 लाइन बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा परिणालिका दिमाग में आ जाए। किसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, इस परिणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, अंदर कितना होता है, बीच में कितना होता है, सब बात जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिणालिका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इस परिणालिका के अक्ष पर, परिणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि परिणालिका के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है, तो आप क्या बोलिएगा, अक्ष पर। परिणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, महत्तम होता है। क्लियर है, ये लाइन आपको याद हो गई, है ना। तो परिणालिका यदि आपसे कोई पूछ दिया कि परिणालिका क्या है, तो आप क्या बोलेंगे डेफिनेशन, परिणालिका एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसमें लोहे के बेलनाकार छड़ में, लोहे के बेलनाकार या खोखला भी जोड़ सकते हैं, छड़ में तांबे के मोटे तार को सटा कर लपेट दिया जाता है। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, परिणालिका कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे जानते हैं, परिणालिका के बारे में तो समझ गया कि परिणालिका एक व्यवस्था का नाम है ना। अब जानते हैं कि इसके क्या गुण है, क्या इसकी पहचान है। तो सबसे पहला दोस्तों कि परिणालिका के अक्ष पर, कहां पर दोस्तों, परिणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, महत्तम होता है। दूसरा बात है ना कि अक्ष से परिधि की ओर जाने पर, अक्ष से परिधि की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है। दो बातें समझ में आ गई, क्या बोलेंगे दूसरा कि अक्ष से परिधि की ओर जाने पर, क्या बोलेंगे, अक्ष से परिधि की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो दो बातें याद हो गई। पहला बात क्या था कि परिणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, महत्तम होता है। दूसरा बात क्या जानेंगे, दूसरा बात जानेंगे कि अक्ष से परिधि की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, घटती है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा बात जानेंगे कि परिणालिका के अक्ष के केंद्र पर, ध्यान सुनिए, परिणालिका के अक्ष के केंद्र पर, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है। मतलब परिणालिका का जो अक्ष है उसके केंद्र पर, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ होता है, महत्तम। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दिया कि परिणालिका के अक्ष के किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है, तो आप बोलेंगे उसके केंद्र पर, अर्थात परिणालिका के अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, महत्तम होता है। चौथा बोलेंगे कि परिणालिका के, देखो, अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम, तो सीधी सी बात है कि परिणालिका के छोर बिंदु पर, छोर मतलब किनारा, ठीक है, परिणालिका के छोर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम। केंद्र पर अधिकतम तो छोर पर न्यूनतम। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या बोलेंगे कि परिणालिका के छोर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद जिस छोर पर, अगला लाइन है, जिस छोर पर विद्युत धारा, मतलब यदि ये छोर है इसमें हम करंट प्रवाहित करें, तो जिस छोर पर विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज हो, है ना, जिस छोर पर, क्या बोलेंगे, जिस छोर पर विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज हो, याद रखना है, क्या बोलेंगे, जिस छोर पर विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज हो वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नहीं, ठीक ना, नॉर्थ पोल कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई चुंबक बन गया है, मैग्नेट बन गया है, तो मैग्नेट में तो दो पोल होगा, मान लीजिए एक नॉर्थ है तो एक क्या होगा, साउथ होगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि परिणालिका का कौन सा पार्ट, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि परिणालिका का कौन सा पार्ट, ध्यान से सुनना है और समझना है, परिणालिका का कौन सा पार्ट नॉर्थ पोल कहलाएगा और कौन सा पार्ट साउथ पोल कहलाएगा, तो आप कहिएगा कि जिस छोर पर, है ना, जिस छोर पर करंट जो है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो
जिस छोर पर विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज होता है वह उसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्लियर दोस्तों, जस्ट अपोजिट बोलेंगे, जिस छोर पर विद्युत धारा क्लॉकवाइज हो, तो जानबे करते हो एंटी क्लॉकवाइज में क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव, तो क्लॉकवाइज में क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो देखो ज्यादा नहीं याद करना है, हम जितना बोले ना प्रोफेसर इतना सुना दिए कहां से याद होगा, तो उतना याद नहीं करना है, बस उतना समझना है। पहला लाइन तो हम यही बोले ना दोस्तों कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक ना। या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इसके छोर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक ना। परिधि देखो, परिधि की ओर जाने पर, मतलब केंद्र से परिधि की ओर आने पर या छोर तक आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। केंद्र से परिधि की ओर आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। अपोजिट, छोर से केंद्र की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि छोर में विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो, यदि छोर में विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज हो, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, वह उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। जबकि यदि क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो तो वह दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तो क्या बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? इसी में एक लाइन और याद करना है कि परिनालिका के बाहर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। मतलब कि परिनालिका में ही, इसके अंदर में ही करंट का मान जो होना है होगा, लेकिन इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है दोस्तों वह शून्य हो जाता है। ठीक है, तो क्या सब लोग को याद हो गया? तो हम लिखाएं सब लोग एक टॉपिक करके, चलिए तो लिख लीजिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए परिनालिका, या पूरा नाम लिख सकते हैं टोरॉइडी परिनालिका। टोरॉइडी परिनालिका, इंग्लिश लिख सकते हैं आप टोरॉइडल सोलेनॉइड्स, TOROIDAL, टोरॉइडल सोलेनॉइड्स, SOLENOIDS। ठीक है, लिख लीजिए। परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोहे के ठोस बेलन पर एक ठोस बेलन पर चालकतार को एक दूसरे के निकट लाकर लपेटा जाता है, एक दूसरे के निकट लाकर लपेटा जाता है। तथा बेलन से इसे बाहर निकालकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब एक छोटा सा फिगर बना लीजिए आप लोग, एक छोटा सा फिगर बना लीजिए। ये मोटा तांबे का तार है और ये बेलनाकार लोहे का क्रोड है। इसको आप उतार लीजिए। उतार लिए। चलिए दोस्तों, तो उतार लिए तो आप नीचे लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सोलिनॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सोलिनॉइड, परिनालिका के गुण। परिनालिका के गुण। चलिए डैश दे दिए, नंबर करके लिखिए। तो पहला क्या लिखा है दोस्तों कि परिनालिका के अक्ष पर, पहला क्या लिखोगे, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, महत्तम होता है। लिखा जाए इस बात को, परिनालिका के अक्ष पर, नंबर करके लिखिए, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है। लिख लिए। नंबर दूसरा क्या बताए थे, अक्ष से परिधि की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, घटती है। याद है ना, क्या बोलोगे, अक्ष से परिधि की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। लिखा जाए इस बात को दोस्तों, लिखिए, अक्ष से परिधि की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। हो गया दोस्तों। तीसरा लिखिए, परिनालिका के अक्ष के केंद्र पर, परिनालिका के अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है। हो गया दोस्तों। चौथा लिखिए, अच्छा ये देखिए कि परिनालिका के अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, महत्तम। मतलब परिनालिका का जो सेंटर है उस सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम। तो यदि आपको पूछ दिया कि परिनालिका के किस भाग पर चुंबकीय क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है, तो क्या बोलिएगा दोस्तों, उसके छोर पर। क्या बोलना है, उसके छोर पर। अर्थात परिनालिका के छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। लिखा जाए इस बात को, लिखिए, परिनालिका के छोर पर, परिनालिका के छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है। चलिए हो गया। अगला लिखिए, यह एक दंड चुंबक, इसकी जो आकृति दोस्तों एक दंड चुंबक की भांति है।
तो चुंबक कई प्रकार के होते हैं अपने आकार में, दंड चुंबक, नाल चुंबक, गोल चुंबक, है ना। तो कई प्रकार के चुंबक है। तो इसकी जो आकृति है दंड चुंबक की भांति है, एक रॉड की भांति है, इसी को हम लोग बोलते हैं दंड चुंबक, जो रॉड की भांति हो। तो लिख लीजिए, यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लिख लीजिए। चलिए छठा लिखिए, परिनालिका के जिस छोर पर विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, उसका वह छोर उत्तरी ध्रुव कहलाता है। चलिए लिख लिए। अगला लिखिए, तो जानबे करते हैं कि जिस छोर पर धारा का जो दिशा है यदि वह एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो वह उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहलाता है। तो जस्ट अपोजिट, यदि धारा की दिशा क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए, तब वो कौन सा ध्रुव कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना, साउथ पोल कहलाएगा। तो लिख लीजिए, जिस छोर पर विद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, वह उसका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात जानेंगे दोस्तों, है ना। यहां तक तो आप पहले से सुने हुए हैं, इसमें एक और बात जानते हैं। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है, जब इस सोलेनोइड में करंट प्रवाहित होता है दोस्तों, तो करंट को फ्लो करने के बाद ये जो लोहे का रड है, जानते हो क्या बन जाता है, यह एक विद्युत चुंबक बन जाता है। मतलब याद रखना दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि सोलेनोइड में, परिनालिका में जिस लोहे के छड़ का या जिस बेलनाकार लोहे के छड़ का यूज किया जाता है, बताइए वो क्या बन जाता है, तो आप बोलिएगा कि वह विद्युत चुंबक, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाता है दोस्तों। और वह तब तक मैग्नेट बना रहता है जब तक उसमें करंट फ्लो करते रहता है, जब तक उसमें करंट प्रवाहित होते रहता है। मतलब कि यह जो चुंबक है, यह जो मैग्नेट है ना, ये जो परिनालिका है, इसमें जो लोहे का छड़ लिया आता है दोस्तों, यह एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना। यह एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो कब तक करता रहेगा दोस्तों, जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक यह विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता रहेगा। मतलब कि क्या आपसे कोई पूछे कि क्या परिनालिका एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो कहेगा हाँ, परिनालिका एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो कहेगा किस प्रकार, तो आप कहिएगा कि परिनालिका के अंदर जो नरम लोहे का छड़ लिया आता है ना, वह विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखा जाए। लिखिए, परिनालिका के अंदर जब नरम लोहे के छड़ को रखा जाता है, जब नरम लोहे के छड़ को रखा जाता है, तब वह नरम लोहा
तब वह नर्म लोहा विद्युत चुंबक बन जाता है। चलिए दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई कि परिनालिका के अंदर जो नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या बन जाता है दोस्तों, विद्युत चुंबक बन जाता है। अच्छा, ये कब तक चुंबक बना रहेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा दोस्तों। जैसे इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा, इसका चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, इसका नाम है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक का मतलब जब तक विद्युत है तब तक वो मैग्नेट है, विद्युत खत्म मैग्नेट खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहता है दोस्तों, रेलगाड़ियों में। आप देखे हो कि रेलगाड़ियों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कैसे, तो आप देखे हो कि रेलगाड़ी का, समझिएगा इस बात को, रेलगाड़ी का जो दो पार्ट होता है, दो पार्ट मतलब दो बोगी जो होता है, उसके बीच में दो काले काले रंग का होता है दोस्तों। आप देखे होंगे रेलगाड़ी का, मान लीजिए ये एक बोगी है, दोनों के बीच में देखिए अब जो गैप होता है उसमें देखिए लोहे का इतना बड़ा बड़ा गोला जैसा रहेगा और वो आपस में फ्रिक्शन करते रहता है दोस्तों, ठीक ना, बिल्कुल सटा हुआ रहता है। समझ जाए वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोस्तों, ठीक ना, वो मैग्नेट है। और वो मैग्नेट की, अच्छा यदि मैग्नेट नहीं होता दोस्तों, लोग उसको बांध के रखते भाई कहीं छूट ना जाए, खुल ना जाए, लेकिन वो मैग्नेट है दोस्तों, वो कभी होगा ना, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर लगता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। यह चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। यह चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। सही बात है दोस्तों। आपको हम क्या बोले, जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक ये मैग्नेट रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट बंद, इसका मैग्नेटिक पावर बंद। इसका मतलब क्या ये परमानेंट हुआ, ये परमानेंट नहीं हुआ दोस्तों, यह एक अस्थायी चुंबक बन गया। तो लिख लीजिए, यह एक अस्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अगला पॉइंट लिखिए, परिनालिका के अंदर हवा या निर्वात में अथवा लोहे के छड़ को रखा जाता है, तब उसकी तीव्रता का मान बढ़ता है। ओके दोस्तों, अर्थात किसी परिनालिका के अंदर जब हम लोहे का छड़ रखते हैं और साथ में वह हवा निर्वात में रखाता है, तब उसकी तीव्रता का मान बढ़ जाता है ना, क्योंकि वह एयर को भी मैग्नेटिक पावर देने लगता है दोस्तों। तो 100% वो तीव्रता बढ़ाएगा, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और एक लास्ट पॉइंट लिखिए, आज आप परिनालिका के बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा टॉपिक जान गए हैं, है ना, तो बस इसको दिमाग में याद रखना है तो फायदा है, नहीं तो फिर जानते ही हो। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लिखिए, ये सब अंदर की बातें थी, है ना, जितना भी आप बात पढ़े सब अंदर की बात, है ना। तो अंदर की बात तो आप जान गए, अब एक लाइन बाहर की बात भी जान लीजिए। तो लिख लीजिए, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, अथवा चुंबकीय प्रभाव शून्य हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव शून्य हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो यही था दोस्तों परिनालिका, सोलेनोइड। अब इसके द्वारा भी हम लोग को एक फार्मूला प्रूव करना है, लेकिन वो फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे
एम्पियर सर्कुलर लॉ के अनुप्रयोग में, है ना, एम्पियर परिपथ नियम के अनुप्रयोग में हम लोग इसका फार्मूला प्रूफ करेंगे। लेकिन हाँ जो दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको 3-4 कॉन्सेप्ट्स लिखाए थे, पहले हम आपको उसको समझा देते हैं, है ना, ताकि आप लिख तो लिए हैं। जैसे आप मान लीजिए हम आपको इतना सारा लिखा देते लेकिन नहीं समझते तो बेकार होता दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट लिखा दिए थे, कम समय था, अब हम आपको उसको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। तो कल जो आप लोग पढ़ाई किए थे उसका आप थोड़ा पेज निकालिए जहां लिखे हुए हैं और उसको एक बार देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को 3 कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को लिखाए थे, एक बार समझने की जरूरत है। अच्छा मान लीजिए दोस्तों हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए यदि आपसे पूछे कि अच्छा बताओ कहीं पर कोई फिगर बना हुआ है, ठीक ना, और आपसे कोई कहे कि पहचानो कि इस फिगर में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है। यदि मान लीजिए कि फिजिक्स में कोई फिगर बना हुआ है, उस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एनीवे भी बहुत सारी चीज है, और आपको पहचानने के लिए बोले कि बता हुआ इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, हम कैसे पहचानेंगे। आपको पता है, यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट को आप पढ़े होंगे, है ना, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, तो आपको समझ में बात आ गई होगी, है ना, कि यदि कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र यदि आपको पहचानना हो तो चुंबकीय क्षेत्र को पहचानने के लिए चुंबकीय बल रेखा, दोस्तों याद रखना है, चुंबकीय बल रेखा को खींचना है। यदि कहीं पर चुंबकीय बल रेखा खींचा हुआ है तो समझ जाइए कि वह चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब कि किसी भी स्थान पर यदि चुंबकीय बल रेखा खींचा हुआ हो तो समझ जाइए कि जहां तक वो रेखा होगा वहीं तक चुंबकीय बल क्षेत्र भी होगा। अर्थात चुंबकीय बल क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखा का खींचा जाना अति आवश्यक होता है। अच्छा सेम कंडीशन दोस्तों, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहां तक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहेगा, जहां तक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब विद्युतीय बल रेखा रहेगा, वहीं तक विद्युतीय क्षेत्र, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का पता लगाना हो तो आपको इसके लिए पहचानना होगा विद्युतीय बल रेखा कहां तक है। जहां तक विद्युतीय बल रेखा है वहां तक विद्युतीय क्षेत्र होगा, जहां तक चुंबकीय बल रेखा है वहां तक चुंबकीय बल क्षेत्र होगा। यही हम आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखाए थे। तो क्लियर हो गया होगा सब लोग का। चलिए अब हम आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट में लिखा है कि हम लोग जब कोई धारावाही चालक तार है, कोई भी एक चालक तार है जिसमें करंट प्रवाहित होता है दोस्तों, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए ध्यान समझिएगा हमारे पास। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, कोई चालक तार है, तो किसी भी चालक तार में हम जो बोल रहे हैं ध्यान सुनना है, किसी भी चालक तार में जो करंट प्रवाहित हो रहा है उस करंट की दिशा को, करंट किस दिशा में जा रहा है उसको निर्धारित करने के लिए कितने नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? क्या बात हम बोले कि कोई तार है तो किसी तार में हम सेल जोड़ दिए, ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो उस करंट का दिशा किस ओर होगा, है ना। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ वैज्ञानिक ने अपने अपने नियम दिए, है ना। हम लोग कुछ नियम को पढ़े भी हैं, है ना। तो कौन कौन सा नियम पढ़े? तो सबसे पढ़ लिए हम लोग कि मैक्सवेल का स्क्रू नियम, है ना, जिसके द्वारा आपको पता है कि जब हम स्क्रू को घुमाते हैं, ध्यान सुनना है, आप पढ़े आपको याद हुआ है नहीं या उससे फर्क नहीं पड़ता, बस समझना है कि जब हम स्क्रू को घुमाते हैं तो उसका अंदर जाना या बाहर जाना या विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन उसका चारों ओर घूमना ये चुंबकीय बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। दूसरा दोस्तों दाहिने हाथ के खुले हथेली का नियम, है ना। यदि आप अपने दाहिने हाथ को खोलते हैं तो अंगूठा जो है वह इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। उंगलियां जो है वो चुंबकीय बल रेखा को, लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट है दोस्तों, ये जो पोर्शन है ये चुंबकीय बल क्षेत्र को निर्धारित करता है। अर्थात हुआ ना कि एक तार है, तार का जो मिडिल पॉइंट आएगा वो चुंबकीय बल क्षेत्र को निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार दाहिने हाथ की बंद मुट्ठी का नियम, इसमें भी आप पढ़े हुए हैं कि यदि हम अपने किसी चालक तार को पकड़ करके अपनी मुट्ठी को इस प्रकार बंद कर लें कि अंगूठा जो है वह विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा, उंगलियां जो है वह चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित करेगा, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये चुंबकीय बल क्षेत्र को। मतलब ये 3 ऐसी विधियां, ऐसे और भी विधियां हैं, फ्लेमिंग का भी नियम है, लेकिन सामान्यतः जो हम लोग पढ़े हैं इसमें 3 ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार में यदि करंट प्रवाहित होता है तो इस 3 नियम के द्वारा आप चुंबकीय बल क्षेत्र की गणना
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना, यदि कोई धारावाहिक कुंडली है ना, कोई भी धारावाहिक कुंडली है, किसी भी प्रकार की धारावाहिक कुंडली है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, कोई धारावाहिक कुंडली है जिसमें करंट प्रवाहित होता है, तो वह कभी भी, याद रखना है दोस्तों, आप फार्मूला प्रूव कर चुके हैं एम्पियर परिपथ के नियम का, कि वह कभी भी पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि कोई कुंडली, पंखा देखें दोस्तों, पंखा देखें, पंखा में जो क्वाइल बंधा होता है, जो कुंडली लगा होता है, तो आप इस पर गौर करे होंगे कि पंखा में जो कुंडली लगा होता है, वह कुंडली, इस बात को आप समझिए, पंखा में जो कुंडली लगा होता है, वह कुंडली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। लेकिन दोस्तों आप इस बात पर भी गौर किए होंगे कि वह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। आप कुंडली इतना, जैसे आप कभी देखो ना, कभी आप देखिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा, जो सीलिंग फैन है, जो दीवार में लगता है ना, ऊपर बीच में एक स्टैंड फैन होता है ना, एक आपका वो क्या बोलते हैं, टेबल फैन होता है, एक वॉल फैन होता है, दीवार में से घूम रहा है, अपना चारों तरफ से घूम रहा है ना, सभी प्रकार का फैन है। लेकिन ये बताओ दोस्त, क्या हवा में डिफरेंट होता है क्या? हाँ, ऐसा लगता होगा, स्टैंड फैन ज्यादा स्पीड चलता है, या फिर वॉल फैन ज्यादा स्पीड चलता है, या फिर सीलिंग फैन आपका ज्यादा स्पीड चलता है। लेकिन आप खुद गौर कीजिए, है ना, आप जितना कॉस्टली लीजिएगा, जितना अच्छा कंपनी का लीजिएगा, खैर स्पीड तो सब चलना ही है, लेकिन क्या क्वाइल सबका एक जैसा होता है? नहीं, किसी का छोटा रहेगा, किसी का बड़ा रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि छोटा बड़ा हो गया तो स्पीड से भी डिफरेंट हो गया। नहीं दोस्तों, वह पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता ही नहीं है। तो ये बात याद रखना है कि कोई भी धारावाहिक कुंडली हो, वह कभी भी अपने पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बहुत सारा नॉलेज मिला, तो आप इन बातों को देखिए अपने कॉपी में और याद कीजिए, है ना। कल से हम आप लोग का स्टार्ट करेंगे बायोट-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, है ना, और साथ में इसका तो नियम अनुप्रयोग आप पढ़ लिए, सिर्फ एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देंगे, और साथ में फार्मूला प्रूव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का दोस्तों। ठीक है।